नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार 4 मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्रवण गर्ग जी। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, एक तरह से देखा जाए तो 5 दशक से भी अधिक का आपका पत्रकारिता जगत का अनुभव है। आप अपने जीवन के जो है इतने बहुमूल्य साल आपने मीडिया को दिए हैं और नई दुनिया, दैनिक भास्कर जैसे कई वरिष्ठ संस्थानों में तो प्रधान संपादक तक आप रहे। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। आपकी स्कूली शिक्षा कैसी रही, बचपन कैसा रहा, भाषाई संस्कार और पत्रकारिता में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, स्कूली शिक्षा तो सरकारी स्कूल में हुई, कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं है। जिस तरह की सरकारी शिक्षा उस समय होती थी, आज तो होती नहीं है। उस समय प्राइवेट स्कूल्स होते नहीं थे और 1 रुपए का जो चौथा हिस्सा होता है चालान, वो फीस होती थी उस जमाने में। शायद 3 महीने की होती थी मेरे ख्याल से। तो उसमें पढ़ाई की है और हमारे साथ के कई लोगों ने उसी समय सरकारी स्कूलों में करके आज वो बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचे हैं। तो वो सब सरकारी स्कूल अब समाप्त हो गए हैं। वो वहाँ तोड़ दिए गए हैं, टूट गए हैं, ग्राउंड बन गए हैं, मल्टी बन गई है। तो देश के सारे सरकारी स्कूलों में ठीक वैसे ही है, जैसा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ जैसा होता है वैसा सरकारी अस्पतालों के साथ जैसा होता है वैसा सरकारी स्कूलों के साथ होता है। जब प्राइवेटाइजेशन होने लगता है तब जो कुछ पब्लिक है या सार्वजनिक है वो सब समाप्त हो जाता है जी। और वही हाल इस समय देश में सब जगह। तो वही सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले और संघर्ष रहा। घर में कोई लाइट नहीं हुआ करती थी और चिमनी की रोशनी में कई बार पढ़ते थे और कई बार पैरों में चप्पल नहीं होती थी। ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालते थे। 15 रुपए महीना मिलता था। साइकिल भी नहीं होती थी, किराए की साइकिल लेते थे, घंटे पर मिलती थी। 1 घंटे का कुछ पैसा देना पड़ता था। तो एक लंबा वक्त इसी तरह बीता। कोई जीवन में कोई इस तरह का नहीं रहा हो कि कोई बहुत बड़े सुख के साथ बचपन को बिताया हो। मतलब बचपन देखा ही नहीं इस तरह का रहा है। और कब बचपन समाप्त हो गया, कब कॉलेज में आ गए, वो परिवार को भी देखा संघर्ष करते हुए, खुद को भी देखा। तो कोई बहुत बचपन की जो या हाँ, ये किए है कि लिखने पढ़ने का शौक था तो लिखते थे, वो बचपन से ही लिखते थे। बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। तो वो तो जीन्स में था, इसलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कुछ समय नौकरी भी की कलकत्ता वगैरह में, पर मन तो पत्रकारिता का था। तो फिर लौट के वापस करीबन 66 में आ गए वापस कलकत्ता से, 65-66 में। और फिर तब से आज तक कितने साल हो गए, 66 के बाद, 67 के बाद, तो 50 साल हो गए, 50 से ऊपर हो गए पत्रकारिता ही कर रहे हैं। और क्या, अंग्रेजी में की, हिंदी में की, गुजराती में भी गुजराती में की और पूरे देश को घुमा। तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो फिर पत्रकारिता की तरफ रुझान के लिए मतलब कहाँ से? नहीं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मन ऐसा था कि कुछ उसमें जीवन बनाएंगे, पर वो ज़्यादा टिके नहीं उसमें, क्योंकि आपका मूल मन जो होता है, आप बार बार वहीं लौटना चाहते हैं। तो जैसे पक्षी आते हैं ना, यहाँ बर्ड सेंचुरीज में, भरतपुर में आते हैं और जगह आते हैं, वो साइबेरिया से आते हैं। बिल्कुल।
या और देशों से आते हैं, पर वो रुकते नहीं हैं, वो वापस साइबेरिया लौट जाते हैं। तो वैसे ही जो मन होता है वो यात्राएं करता रहता है, और दाना चुगने के लिए या कुछ मौसम बदलने के लिए कहीं जाता है, पर वापस वहीं लौटता है जहां उसको लौटना चाहिए। तो फिर आपने पत्रकारिता की पढ़ाई कहाँ से की और पहली नौकरी कैसे मिली? पत्रकारिता की पढ़ाई तो देखिए कुछ होती नहीं है जीवन में। अच्छा। ये एक पत्रकारिता की पढ़ाई एक एक्सक्यूज है। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, वैसे पत्रकारिता की कोई पढ़ाई होती नहीं। पत्रकारिता की पढ़ाई तो जीवन से निकलती है, और आपको लिखना आता है, आपको समझ है खबरों की, आप देख सकते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है। तो पत्रकारिता की पढ़ाई एक फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो मैंने भारतीय विद्या भवन से डिप्लोमा किया अंग्रेजी पत्रकारिता में, शायद 72-73 में किया होगा, दिल्ली में। फिर थॉमसन फाउंडेशन की स्कॉलरशिप पे मैं 82 में लंदन रहा 3 महीने। देश से जो 2 लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें मैं एक था। फिर मैंने ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग में एक स्कॉलरशिप पे गया था, वहाँ पत्रकारिता को पढ़ा। फिर जापान में एक स्कॉलरशिप, एक सिलेक्शन प्रोग्राम में गया, तो वहाँ मैंने पत्रकारिता सीखी। पर वो सब पत्रकारिता काम की नहीं है, हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारी पत्रकारिता वो यूरोप की पत्रकारिता से या जापान की पत्रकारिता से अलग है। क्योंकि उनकी पत्रकारिता एफ्लुएंस से निकली है, मतलब समृद्धि से निकली है। हमारी पत्रकारिता आज़ादी की लड़ाई से, उन लोगों की भी निकली है, युद्ध से निकली है। हम लोगों ने तो युद्ध देखा नहीं है उस तरह का। उनकी पत्रकारिता युद्ध की सफरिंग में से निकली है, और हम लोगों की पत्रकारिता आज़ादी की लड़ाई में से निकली है। तो और एक विकासशील देश जो होता है, जो अंग्रेज़ों की गुलामी, उसके पहले मुगलों की गुलामी, और उससे निकल के जो देश बनता है, उसमें पत्रकारिता, और फिर आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारिता आज़ादी की लड़ाई की पत्रकारिता थी। तो हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म है, जो व्यावसायिक मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है, वो तो आज़ादी के बाद शुरू हुआ, काफ़ी बाद में शुरू हुआ। हालांकि अखबार और प्रिंटिंग प्रेस तो हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई के दौरान आ गए थे, काफ़ी साल पहले आ गए थे, 18वीं शताब्दी में शायद आ गए थे, 18वीं-19वीं शताब्दी। तो इसलिए ये वहाँ जो सीखा वो ठीक है, और भारतीय विद्या भवन में भी जो सीखा वो भी अपनी जगह पर, वो काम नहीं आता है। केवल आपका एक एटीट्यूड का निर्माण करता है। जो जर्नलिज्म के जो कोर्सेस हैं वो आपको एक एटीट्यूड देते हैं, आपको एक थोड़ी सी समझ देते हैं, इंटरेक्शन के फोरम्स देते हैं, लोगों से मिलने के बहाने देते हैं, कुछ चीज़ें देखने की गुंजाइश पैदा करते हैं। उससे आगे पत्रकारिता तो आपको खुद समझ के करना पड़ती है। और आजकल की पत्रकारिता में जो सिटीजन्स जर्नलिज्म है, उसमें तो कोई नागरिक ही कर रहे हैं सारी पत्रकारिता। वो कोई डिग्री लेने तो कहीं जाते नहीं है, वो देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उसके फोटोग्राफ्स, उसके ऑडियो, उसके वीडियो और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तो इस समय देश में मैं कह सकता हूँ कि करोड़ों पत्रकार हैं, कोई एक पत्रकार नहीं है। जो मेन स्ट्रीम पत्रकार हैं उनको मैं पत्रकार हम मानते हैं, पर वो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म जो है आज तो काफ़ी जिसको कहना चाहिए सफोकेटेड है, जो बंधा हुआ है, सरकार के इतने ज़्यादा करीब हो गया है वो। तो जो सोशल मीडिया का जर्नलिज्म है, जो नागरिक कर रहे हैं, आम आदमी कर रहा है, वो जर्नलिज्म है। तो उसमें कोई आप कितना पढ़े लिखे हैं, या आपको कितना लिखना आता है, आपको व्यक्त करना कितना आता है, वो एक है। लिखने को तो आप किसी को भी रख लीजिए, किसी प्रोफेशनल राइटर को रख लीजिए, तो वो आपके विचारों को बहुत अच्छे से पेश कर देगा।
पर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी होनी चाहिए। सर, जैसा कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि 1974 में बिहार मूवमेंट को कवर करने के लिए एज ए जर्नलिस्ट आप वहाँ गए, उसके बाद आपने उसके ऊपर किताब भी लिखी जो कि एक तरीके से प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है उस दौर की राजनीति का, उस दौर के परिवर्तन का। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि एक रिपोर्टर के तौर पर एक पूरा मोमेंट आपने जो देखा, उसके बाद इमरजेंसी का दौर, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो एक पत्रकार के तौर पर वो आपके अनुभव कैसे रहे, उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में कुछ बताइए। नहीं, बड़े रोमांचक अनुभव रहे। बिहार आंदोलन में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई थी बिहार में, और मैं जयप्रकाश जी के साथ काम करता था, उन्हीं के साथ घूमता था पूरे देश में। तो न तो वो उस तरह के लोग हैं अभी जयप्रकाश जी जैसे, न लोग हैं, न उस समय हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, तो वो एक अलग थ्रिल था उस जमाने में काम करने का कि इमरजेंसी हो गई है और आपकी अखबार बंद कर दिया गया है, सेंसरशिप लागू हो गई है, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं पत्रकारों को। वो पत्रकारिता तो आज होती नहीं है ना। आज तो पत्रकार सारे या तो डरे हुए पत्रकार हैं या गुलाम पत्रकार हैं, और मुंडेरों पर बैठे हुए पत्रकार हैं कि जो देखते हैं किधर हमको साइड लेना है। तो उस जमाने में, आपातकाल के जमाने में बहुत क्लियर था कि ये पत्रकार आपातकाल के विरोध में है और ये पक्ष में है। एक क्लियर कट डिवीजन था। आज तो आप देख के बता नहीं सकते हैं ना, बड़े बड़े पत्रकारों के चेहरे देख के नहीं बता सकते कि ये क्या कर रहे हैं जी। उन पर यकीन नहीं कर सकते आप कि वो क्या करेंगे। तो वो अनुभव बहुत अलग थे। उन अनुभवों में वो अनुभव वापस नहीं लौटाए जा सकते या प्राप्त किए जा सकते, क्योंकि वो स्थितियां भी अलग थी। उस समय के राजनेता अलग थे, मीडिया अलग था, लोग अलग थे, पाठक अलग थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। आज देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना लोगों के दिमाग को और विचारों को इतना ज़्यादा कंडीशन किया हुआ है कि 2-4 चैनलों ने पूरी मोनोपोली की हुई है, और सब वो जो पावर के करीब लोग हैं वो उनकी ऑनरशिप उनके पास है। तो लोगों को एक तरफा जानकारी मिल रही है और लोग उसी तरह से सोच रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबर नहीं दे रहा है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि दुनिया में वो खबर हुई है। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी और अच्छी जानकारी मिलती थी। लोग बीबीसी सुनते थे उस जमाने में, और वॉइस ऑफ अमेरिका सुनते थे, और भी बहुत सारे चैनल थे। न तो सोशल मीडिया था, न मोबाइल था उस जमाने में, और न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, न यूट्यूब चैनल्स थे, न जूम था, कुछ नहीं था। आप सोचिए कि उस जमाने में पत्रकारिता करना बेहद कठिन था। तो कैसे रहा होगा कि आदमी के पास मोबाइल नहीं है, वो जा रहा है फील्ड में और उसको दफ्तर लौटना ही है किसी भी हालत में कॉपी टाइप करने के लिए। टाइपराइटर हुआ करते थे, लैपटॉप वगैरह या ये सब नहीं होता था। तो हमारे यहाँ पत्रकारों को जानकारी नहीं है कि पत्रकारिता क्या होती है, कैसे की जाती है या कब कैसे की जाती थी। और हमारा जो जर्नलिज्म का जो इतिहास है या जो भंडार है, वो उसकी रिचनेस कहाँ से पैदा हुई है, वो उसके पीछे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उस रिचनेस के, उस प्रोडक्शन के, उस कंटेंट के प्रोडक्शन के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं।
ये लोगों को पता ही नहीं है जी। और इसलिए जर्नलिज्म को बहुत एक इतना हल्का फुल्का ग्लैमर की शक्ल में दे दिया है कि वो सब एंकर ड्रिवन हो गई है। एंकर अगर बहुत वाचाल है, को दिखने में ठीक है, प्रेजेंटेबल है, तो सारा कंटेंट वो ड्राइव करता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो टीवी पत्रकारिता है वो सामाजिक जो सरोकार हैं उससे दूर हटती जा रही है और ग्लैमर की तरफ? नहीं, मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्योंकि जो हम टीवी पर देखते हैं, हम आमतौर से एंकरों को कोसते हैं कि ये कैसा कर रहे हैं, पर वो उसके पीछे एक पूरी की पूरी टीम और मालिक होते हैं, एक सोच होता है, एक संस्थान होता है। उस संस्थान के, उसके प्रोप्राइटर्स के कमिटमेंट क्या हैं, सोशल कमिटमेंट कितने हैं, प्रोफेशनल कितने हैं, इंडस्ट्रियल कितने हैं, बिजनेस कमिट, वो सब काम करता है। इसलिए कोई कहना मुश्किल है कि कौन। हाँ, ये जरूर है कि एंकर किस आवाज में जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात कर रहा है, किस पैनल के किस आदमी को कितना टाइम दे रहा है, किसको रोक रहा है बोलने से, किसको डांट रहा है, डपट रहा है। तो ये तो एंकर के हाथ में रहता है कि वो अपनी जो सोशल कमिटमेंट है उसको शो कर सकता है। कंटेंट उसके हाथ में ड्राइव करना नहीं है, सब्जेक्ट ड्राइव करना नहीं है, पर उसके हाथ में एक जो चीज है कि वो लोगों को इनडायरेक्टली बेनिफिट दे सकता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं देते हैं कि कोई समझदार पैनलिस्ट बैठा है तो उसको थोड़ा सा बोलने के लिए पेम्पर करें, इनकरेज करें, उसकी बात को सुनवाएं लोगों को। तो टोटलिटी में सोशल कंसर्न्स जो हैं मीडिया के खत्म हो गए हैं। आप मीडिया में आपको सिर्फ या तो क्राइम मिलेगा या ग्लैमर मिलेगा या स्पोर्ट्स मिलेगा, और अब एक नया ट्रेंड निकला है पॉजिटिव न्यूज का। एक चैनल ही शुरू हो गया है, गुड न्यूज। जी, गुड न्यूज के लिए। तो जब इतना संताप हो दुनिया में, आपको पता ही नहीं है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप बताते ही नहीं है लोगों को कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है वहाँ, तो लोग, भारतीय लोगों की क्या स्थिति है वहाँ, हम लोगों को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप वहाँ जो अफगानिस्तान के आतंकवाद का विरोध करते हैं और घर में, देश में जो एक फंडामेंटलिज्म है, वो भी वहाँ तालिबानी फंडामेंटलिज्म और हमारे यहाँ का जो फंडामेंटलिज्म है, जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, उसकी बात नहीं करते हैं, तालिबान की बात। तो ये जो चीज है, मीडिया का जो रोल है, वो हमारे जमाने में नहीं था। हम जब करते थे पत्रकारिता, बहुत लगभग ट्रांसपेरेंट पत्रकारिता होती थी। सर आपने तो चंबल के बिहेड़ों की भी खाक छानी है। आपने तो किताब भी लिखी है, सरेंडर ऑफ डकैट्स करके, प्रभाष जोशी जी के साथ मिलकर। आपने काफ़ी रिसर्च भी किया है, तो हमारे दर्शकों के लिए आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि उस दौर में किस तरीके से चंबल के इलाके होते थे, डाकुओं का था, आप कैसे उनसे मिलने जाते थे, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आज तो संभव नहीं है आज की पीढ़ी के पत्रकारों के लिए। नहीं, आजकल संभव इसलिए नहीं है कि आजकल डाकू उस समय सिर्फ चंबल में थे, अब लाखों करोड़ों हो गए जी। उस समय गिने चुने थे, उस समय 500-600 डाकू थे और उनका समर्पण हो गया। ये अप्रैल 72 की बात है। अच्छा। हाँ, अप्रैल 72 की बात है। बड़ा एक रोमांचक एक्सपीरियंस था वो भी, जब चंबल में रहना पड़ा। हम सुनना चाहेंगे सर, सुनना चाहेंगे आपसे। नहीं, उसमें बड़ा एक आप 72 को मतलब 28 और
50 साल पहले का सोचिए सीन की चंबल की रिवाइंस क्या थी, चंबल का क्षेत्र क्या रहा होगा, और रोड्स कैसे रहे होंगे, बिजली थी कि नहीं अंधेरे में, ट्रेवल करके डाकुओं के ठिकानों पर जाना, उनसे बात करना, लौटना फिर। और मैं सारे ही डाकुओं से मिला उस समय। किताब में जितने लोगों का जिक्र है सबसे मैंने बात की उस समय के जो काफी खूंखार डाकू थे, जिन पर काफी बड़े इनाम थे, उन सबसे बात की, समझा कि उनके डाकू बनने के पीछे कारण क्या थे। जाति थी, जमीन थी, एक्सप्लॉयटेशन था जमींदारों का, बहुत सारी चीजें काम करती थी। वो समझा, फिर उन्होंने सरेंडर किया। वो बड़ी प्रोसेस थी सरेंडर की भी, उसमें काफी मध्य प्रदेश तो था ही इन्वॉल्व, राजस्थान भी था उसमें इन्वॉल्व, उत्तर प्रदेश भी इन्वॉल्व था, क्योंकि ये तीनों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं उस इलाके से जी, जो डाकुओं का इलाका है। तो सरकारें, उस समय सरकारों से बात करना, उनकी सहमति लेना, और एक बहुत बड़ा काम था जो समय हुआ, वो ऐतिहासिक काम था। पर उसकी बुनियाद 1960 में विनोबा भावे ने रखी थी, क्योंकि विनोबा जी के सामने भी एक समर्पण हो चुका था। तो इसलिए एक परंपरा थी। अब आज तो कोई सरेंडर होता नहीं है, आज तो एनकाउंटर होता है, मार दिए जाते हैं। तो हमने जो समर्पण का जो एलिमेंट था सोसाइटी से खत्म कर दिया। मतलब समर्पण का मतलब ये होता है कि हम आपके अपराधों को क्षमा करके आपको स्वीकार कर रहे हैं समाज की मेनस्ट्रीम में। समर्पण का मतलब ये होता है कि आपके पिछले अपराध हम समाप्त भूल रहे हैं, सोसाइटी भूल रही है, और आपने गांधी जी के सामने शपथ ली है नए जीवन की, तो आप पर यकीन कर रहे हैं। आज तो इस तरह का कुछ है नहीं, समर्पण का कोई एलिमेंट ही नहीं, किसी भी तरह का कन्फेशन का कोई हमने वो नहीं रखा है कि आप हमारे यहाँ दंड की प्रक्रिया होगी। वो दंड वायलेंट भी हो सकता है और कई तरह का दंड हो गया। सोसाइटी पूरी चेंज हो गई, बिल्कुल। हमारे शासक चेंज हो गए। आप सोचिए कि उस जमाने में इंदिरा गांधी थी सत्ता में, वो पावर में थी वो, और ये समर्पण की बात जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, तो उनको कोऑपरेट किया इंदिरा गांधी ने। और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी, उन्होंने कोऑपरेट किया, और पूरे वो कोऑपरेशन आज कहाँ है? वो चीज़ ही नहीं है हमारे सिस्टम में। न उस तरह के पॉलिटिशियंस हैं, न उस तरह का अंडरस्टैंडिंग है, राज्यों के बीच में भी नहीं है। और सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता था, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने लगभग सभी बड़े डाकुओं से बात की, सभी बड़े डाकुओं से आप मिलते थे, आपने उनका समर्पण भी देखा, तो चंबल के जो बिहड़ों के जंगलों के जो डाकू होते थे उनके बारे में जो एक बात कही जाती थी कि वो गरीबों को नहीं लूटते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांट देते थे, महिलाओं को नहीं परेशान करते थे, बच्चों को परेशान नहीं करते थे। तो क्या आपने अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव किया उन डाकुओं से बात करते समय? क्या आपने वास्तविकता में इन चीजों को देखा या फिर ये मनगढ़ंत बात है? नहीं, ये तो डाकू बनता ही आदमी इसलिए है कि वो एक ऐसे तबके को रिप्रेजेंट करता है जो जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है। तो उसको फिर सब लोग मदद करते हैं, पूरा गांव, पूरे जो लोग हैं, और वो भी अपना जो लूटा हुआ माल है, वो जो समृद्धि है, वो बांटता है लोगों के साथ। उसको कोई डाकू के पास कोई बैंक तो होता नहीं जिसमें वो पैसा रख सके। उस समय बेड़ों में क्या पैसा रखेगा?
वो कोई सोने चांदी की खरीदी नहीं कर सकता, उसके पास कोई लॉकर नहीं होता है, वहां जंगल में बिजली नहीं होती है, वो क्या करेगा? एक रिवेंज होता है, एक जो बदला लेना है, मारना है, या हमारे साथ अपमान हुआ है, हमारी जाति के साथ हुआ है, हमारी जमीन ले ली गई है, वो चीज आप पाएंगे कि आज इतने सालों के बाद भी जो नक्सलवाद है वो क्यों नहीं खत्म हुआ। हमारे यहाँ कितना बड़ा फैल गया, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। पर सर नक्सलवाद एक, मुझे लगता है कि नक्सलवाद एक अलग चीज होगी, क्योंकि फिर उनके पास हथियार भी जो है विदेशी ताकतें मुहैया करवाती हैं। हथियार तो डाकुओं के पास भी थे, और वो सब हथियार उन्हीं लोगों से मिलते थे जो उस समय काफी लोग सेना में काम करके लौटते थे, या पुलिस में थे, या लूटते थे थानों को। आज भी हथियार, बात यह है कि आज भी नक्सलियों की गांव वाले मदद करते हैं। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो पूरा का पूरा एक जो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो जो कि उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंसा का तो न डाकुओं की हिंसा का समर्थन किया जा सकता है, न नक्सलवादियों की। तो हम लोग तो जो जयप्रकाश जी के साथ काम करते थे, उनका तो बेसिक ही बिलीफ ही ये था ना कि हिंसा नहीं, हमको अहिंसा में काम करना है। और जब डाकुओं का समर्पण चल रहा था, तब ये राजमाता सिंधिया से मैंने बात की, इनकी ज्योतिरादित्य की दादी, माधवराव की मदर जी, उनसे बात की, तो वो तो बिल्कुल खिलाफ थे इसके समर्पण के, कि वो कहते थे कि ये ग्लोरिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए इनका डाकुओं का। तो एक जो समाज का बड़ा तबका था वो खिलाफ भी था इसके, कि ये क्या है, तो ये क्यों इनको सरेंडर करवाना, और क्यों इनको इतना महिमा मंडित करना, और क्यों इतना वो करना, इनको तो मार देना चाहिए। ये उनका भी विचार था। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल था, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि लगभग 50 साल हम आपकी यात्रा को मानकर चलते हैं, तो आपने कई बड़े संपादकों के साथ काम किया होगा, कई महान संपादकों के साथ काम किया होगा, आप तो खुद भी प्रधान संपादक रहे, तो कुछ ऐसे 2-3 लोग आपको याद आते हैं जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था, उनकी भाषा, लेखन क्षमता, वो मोहित करने वाले लोग, कुछ ऐसे 2-3 लोग आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? देखिए, मैंने तो हिंदी के जितने बड़े नाम हैं पत्रकारिता के, लगभग सबके साथ, और अंग्रेजी के जितने बड़े नाम हैं वो भी काम किया है। उनके मतलब उनके साथ नहीं भी किया हो तो उनकी मौजूदगी में किया, कि उनकी उस जिस छत के नीचे वो थे, उस छत के नीचे मैं भी रहा। पर जिनके साथ काम किया उसमें जो मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो राजेंद्र माथुर का है, जिनके साथ मैं काफी इमोशनली और अदरवाइज जुड़ा रहा, काम किया, देखा उनको काम करते हुए, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, कंटेंट। फिर प्रभाष जोशी भी हैं जिनके साथ हमने काम किया, काफी टाइम काम किया प्रभाष जी के साथ। 5-6 साल तो किया ही सीधे तौर पर माथुर साहब के साथ लंबा एसोसिएशन रहा, वेद प्रताप वैदिक के साथ रहा, बचपन से रहा उनके साथ, तो अभी भी है। बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब और आप अगर हिंदी जर्नलिज्म में अगर आप नाम उठा के देखें अभी जर्नलिज्म में, तो जितने हिंदी के संपादक हैं उनमें अधिकांश ने काम किया है। मैंने साथ काम किया है, उन्होंने काम किया, यंग हैं मुझसे, काफ़ी कम उम्र के हैं।
वो हैं, उन्होंने काम किया। और अधिकतर लोग इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जो जर्नलिज्म में हैं, हिंदी जर्नलिज्म में। वो मैंने देखा है कि मैंने अक्सर देखा है कि जो जितने भी वरिष्ठ संपादक रहे वो कभी न कभी नई दुनिया से उनका कनेक्शन रहा है। नई दुनिया है ना, एक डेमोक्रेटिक जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूशन रहा है, तो इसलिए नई दुनिया का बड़ा नाम था किसी जमाने में, और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था वो लोगों को ट्रेन करने का, और देश में उसका नई दुनिया का बड़ा दबदबा था, नाम था, प्रतिष्ठा थी। अब वो चीज़ तो बची नहीं है। तो अब तो हिंदी में ये कहना मुश्किल है कि कौन सा अखबार, आप किस अखबार को, जैसे मुझे आप पूछें कि हिंदी का कौन सा अखबार आप पढ़ना चाहेंगे, तो मुझे बहुत आधा घंटा सोचना पड़ेगा कि कौन सा अखबार पढ़ना चाहूँगा। पर हो सकता अंग्रेजी का मैं अंग्रेजी के 3-4 नाम बता दूं कि मैं टेलीग्राफ पढ़ना चाहूँगा या हिंदू पढ़ना चाहूँगा, 2-3 नाम बता सकता हूँ। और सर, जो कॉरपोरेट्स का जो प्रेशर, जो मतलब जिसकी तरफ आप इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं कि कॉरपोरेट्स का प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, तो ये तो दैनिक भास्कर में तो सर आप भी लंबे समय तक संपादक रहे, तो ये तो आप प्रेशर तो आपके ऊपर भी आता होगा सर। नहीं, हम हमारे ऊपर आता था ना उस समय पर, हम बर्दाश्त करते थे, हम फेस करते थे उसको, क्योंकि उस समय जो हमारे मालिक थे वो उनका सपोर्ट था हमको। अच्छा। वो हमको डिफेंड करते थे, हमको प्रोटेक्ट करते थे। आज वो स्थिति नहीं है ना। आज तो जो सत्ता में जो लोग हैं, जो सरकार में हैं, और जो जिस तरह का मीडिया पर दबाव है सरकार का, पार्टी का, एक विचार का, तो वो उसमें तो बड़ा मुश्किल हो गया है ना मालिकों के लिए जिंदा रहना। जी। और विज्ञापनों पे अगर आप पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे तो सरकार विज्ञापन बंद कर देगी। तो वो जमाने में तो सरकार विज्ञापन बंद करती थी, तब भास्कर भी लड़ लेता था। भास्कर के बहुत विज्ञापन बंद किए सरकार ने उस जमाने में, अर्जुन सिंह ने बंद कर दिए थे। पर अब तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है शायद। कई कारण हैं उसमें, एक कारण नहीं है, इसलिए मैं उसको भास्कर के बारे में या नई दुनिया के बारे में या किसी के बारे में नाम लेकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कई चीजें हैं जो अलग हैं जो। हाँ, इसलिए चलिए सर, आपने हमें समय दिया, आपने अपने पत्रकारिता के जीवन काल पर हमसे बात की, हमारे लिए समय निकाला। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।